सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, और ये कहां दी गई है? आर्टिकल 124 का जो 5वां क्लॉज है वो बात करता है कि आखिर किस प्रकार, है ना, एक जज को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो संसद सिर्फ ये कह रहा है, संविधान सिर्फ ये कह रहा है, अनुच्छेद 124 का जो 5वां भाग है वो ये कह रहा है कि एक जज को हटाना किसके हाथों में होगा? संसद के हाथों में होगा, ठीक है ना। और बस संविधान यही कह रहा है कि किस आधार पर किसी जज को हटाया जा सकता है, आधार दिया हुआ है। प्रक्रिया क्या होगी हटाने की, ये हमारे संविधान में नहीं है। प्रक्रिया क्या होगी उसको तय करने की शक्ति संविधान किसको दे रहा है? संसद को दे रहा है। और संसद के पास ये शक्ति है, इसीलिए संसद ने एक नियम पारित किया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। और इसी में लिखा हुआ है कि कैसे एक जज को उसके पद से क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिएगा कि एक जज को हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे संविधान में नहीं दी गई है। हमारा संविधान सिर्फ दो बातें कर रहा है। पहला कि हटाना किसके बस की बात है? तो संसद के बस की बात होगी। संसद क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को क्या कर सकता है? हटा सकता है। आधार दिया हुआ है ना। आधार, दो ही आधार दिए गए हैं, एक तो है सिद्ध कदाचार और दूसरा क्या है? अक्षमता, है ना। इस आधार पर क्या कर सकते हैं? जज को हटा सकते हैं। बाकी हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, मतलब प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा, प्रस्ताव एक्सेप्ट कैसे होगा, प्रस्ताव पर मतदान कैसे होगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड कर ले? संसद खुद डिसाइड कर ले, ठीक है ना। तो ये क्लियर कर रहा है हमारा संविधान कि नियम और जो प्रक्रिया है वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। आधार व आधार कहां लिखा हुआ है? सिर्फ संविधान में, कि ये दो आधार पर ही किसी जज को हटाया जा सकता है, क्योंकि वो जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये बोल देते कि संसद एक जज को हटाने की सारी कुछ कौन डिसाइड करेगा? संसद। तो संसद फिर बोलती कि एक जज अगर ऑफिस लेट से आएगा तो इस आधार पर उसका क्या हो सकता है? महाभियोग। अगर एक जज लेट से घर जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? महाभियोग। कुछ भी आरोप लगा के हटा देंगे ना, है कि नहीं? है ना। तुम नाश्ता करके नहीं आया, तुम पर क्या लग गया? है ना। तुम अपने जजमेंट में सो रहा था इसलिए क्या लग गया तुम पर? महाभियोग। इसलिए मनमर्जी ना करे कौन? संसद। तो क्या बोला कि आधार लिख देते हैं कि इन दो आधारों के अलावा किसी अन्य आधार पर एक जज को हटाया नहीं जा सकता, है कि नहीं। मतलब महाभियोग उस पर चलाया नहीं जा सकता। जैसे राष्ट्रपति वाले में क्या लिखा हुआ था? राष्ट्रपति के ऊपर किस आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन। तो वही है, बस संविधान का उल्लंघन जब आप सिद्ध करोगे तभी आप किसको हटा सकते हो? राष्ट्रपति को। उसी तरीके से एक जज को किसी भी गलत आरोप पर नहीं, बस बोला गया क्या? अक्षमता। अक्षमता मतलब क्या है? कि वो अपने काम को सही से करने के लायक नहीं है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, है कि नहीं, बीमार पड़ गया, तो वो क्या है? अपने काम को सही तरीके से कर नहीं पाएगा, तो उसको बोलते हैं अक्षमता। दूसरा होता है सिद्ध कदाचार। सिद्ध क्यों रख दिया? अरे भाई जज है ना, किसी के खिलाफ जजमेंट दे दिया तो लगा वो आरोप लगाने कि पैसा लेके जजमेंट दिया है, इसका वहां पे जमीन दिया। होता ना, कदाचार के बहुत सारे आरोप एक जज पर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि एक जज बहुत सारे सेंसिटिव मामलों की क्या करता है? सुनवाई। कभी कभी जो सुनवाई में एक व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, ताकतवर इंसान हो सकता है, उसके खिलाफ जज ने क्या कर दिया? जजमेंट दे दिया, तो लगा अपने पावर का यूज करके जज पर ही भ्रष्टाचार का आरोप। तो सिर्फ आरोप लगाने भर से जज को हटा देंगे क्या? पता चला कि एक केस की सुनवाई में 10 जज की क्या हो गई? छुट्टी हो गई, है कि नहीं। बार बार कोई आरोप लगा दे रहा और जज को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। तो जज को सिद्ध कदाचार बोला, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। मतलब अगर कदाचार का आरोप लग भी रहा है तो उसको क्या करना होगा? सिद्ध करना होगा। तब जाकर के आप क्या करोगे? किसी जज को हटा सकते हो, ठीक है ना। तो आधार दिया गया है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो कहां दी गई है?
है ना, न्यायिक जांच अधिनियम, जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में, ठीक है ना। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहाँ पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सी सैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। तो प्रक्रिया यहां पर है, बाकी कुछ है तो लिख लो। एक चीज लिख लो पहले, है ना, कि संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर किसी न्यायाधीश को, किसी न्यायाधीश को, किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश पर, किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश पर ही हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के आदेश पर ही हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर कर रहा है कौन, अनुच्छेद 124, और यही 124 है जो आधार भी बता रहा है। तो लिख लो आधार, है ना, सिर्फ शॉर्ट में लिखना आधार, और आधार लिख करके डैश दे क्या लिखना, दो ही आधार हैं और वो क्या है ना, है ना, सिद्ध कदाचार, ऐसे लिखना, सिद्ध कदाचार लिखना, ऐसे सिद्ध कदाचार या अक्षमता, सिद्ध कदाचार या अक्षमता, बस इतना ही 2 पॉइंट शॉर्ट में लिख लो। तो जज को हटाने का आधार क्या है, सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अक्षमता, ठीक है ना। तो मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया, पूरा स्टेटमेंट तो पीपीटी में है ही। तो अनुच्छेद 124 का 5वां भाग क्या बोल रहा है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही एक न्यायाधीश को क्या किया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है ना। थर्ड पॉइंट लिखो, लिखो, न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, यहां से देख के लिख लेना, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया गया है। इंग्लिश में बोलते हैं जज इंक्वायरी एक्ट 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, है ना, क्या बोल रहे हैं, जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्यों बनाया ये कानून, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि हमारा अनुच्छेद 124 साफ साफ कह रहा है कि संसद जो है क्या कर सकती है, कानून द्वारा सिद्ध कदाचार और क्या अक्षमता के आधार के आरोपों की जांच के लिए क्या कर सकती है, प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है। यानी कि जो प्रक्रिया होगी वो कौन तय करेगा, संसद तय करेगा। और अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसद ने प्रक्रिया को बनाने के लिए क्या किया, एक न्यायिक न्यायाधीश जांच अधिनियम पारित किया, जिसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार से जजेस की जांच की जाएगी, किस प्रकार से क्या होगा, क्या होगा,
एक जज को उसके पद से हटाया जाएगा, ठीक है ना, ये चीजें। तो ये वाला जो नाम है ना, याद रखिएगा, ठीक है। पूछ लेगा कि जजेस को हटाने की प्रक्रिया कहां दी गई है, संविधान, और फिर इस कानून का भी नाम दे देगा, क्या, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। तो आपको याद रखना है कि हटाने की जो प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से बिल आएगा, कैसे आएगा, है ना, ये सब चीज कहां लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। तो प्रक्रिया कहां दिया हुआ है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में। इसी में कुछ चेंज करके आराम से प्रक्रिया को क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है, कौन, संसद, ठीक है ना, ये चीजें, ठीक है। अब ये प्रक्रिया कहता क्या है, ठीक है ना, तो मैंने निष्कासन का आधार तो पहले ही लिखा दिया है, क्या है, सिद्ध कदाचार, है ना, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या फिर क्या है, अक्षमता, यानी कि इन कैपेसिटी, इन कैपेसिटी। अब क्या है, प्रक्रिया लिख लेते हैं, लिखो तो, हेडिंग क्या लिखना, प्रक्रिया। ठीक है ना। तो सबको पता है कि अगर मान लीजिए किसी जज को हटाना है, तो सबसे पहले उसको हटाने का एक क्या लाना होगा, प्रस्ताव लाना होगा, है ना, प्रस्ताव लाना होगा। और वो प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है, या फिर दोनों में से किसी में, दोनों में से किसी में, है ना। तो कोई बंदिश नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में ही आएगा या फिर सिर्फ राज्यसभा में ही आएगा। अगर राज्यसभा के सांसद चाहते हैं जज के ऊपर क्या करना, महाभियोग चलाना, मतलब हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत करना, तो नियम सिर्फ इतना है कि राज्यसभा के 50 मेंबर लिखित रूप से क्या करेंगे, अगर ये प्रस्ताव लेकर के राज्यसभा के सभापति को देंगे कि हमको जज के खिलाफ क्या करना है, हटाने का प्रक्रिया शुरू करनी है, या फिर अगर लोकसभा के सदस्य लाना चाहते हैं तो कितना, 100, तो 100 मेंबर लिखित रूप से क्या करेंगे, ये आरोप लगा रहे हैं एक तरीके से कि जज ने ये काम किया है और इस आधार पर उसको क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। तो अगर जो भी सदन के सदस्य चाहें, क्या कर सकते हैं, इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं। बस क्राइटेरिया क्या है कि अगर लोकसभा में शुरुआत कराना है तो लोकसभा कितने, 100 मेंबर का क्या है, समर्थन का जरूरत है, और राज्यसभा में शुरू कराना है तो उसके कितने, 50, ठीक है ना। अब इसी को देखो देखो, कंट्रोवर्सी हुआ था अभी, जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया कांग्रेस ने लेकर, कांग्रेस यानी कि विपक्ष कहां लेकर के आया, राज्यसभा में, और सरकार कहां लेकर के आई, लोकसभा में। तो लोकसभा के अध्यक्ष ने इस प्रक्रिया, इसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, और राज्यसभा का जब जो सभापति थे उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन फॉर्मली अभी स्वीकार नहीं किया था, मतलब आपके पास प्रस्ताव गया और उसी समय उनका क्या हो गया, उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा। तो सरकार ने कहा कि तुम लोगों ने जो प्रस्ताव सबमिट किया था बस वो सबमिट था, अभी उसको राज्यसभा के सभापति ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और हमारा जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, झटपट उसने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो शुरुआत कहां से होगी, लोकसभा से। तो इसको लेकर के दोनों पक्ष और सरकार क्या कर रही है, लड़ रही है ना, कि मेरा प्रस्ताव काहे नहीं स्वीकार किया, तो उसका प्रस्ताव काहे स्वीकार हुआ, है कि नहीं, ये चीजें। क्योंकि सबको ये दिखाना है कि वो भ्रष्टाचार के क्या है, खिलाफ है। विपक्ष को भी ये दिखाना है कि वो भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करते हैं, और सरकार को भी ये दिखाना है कि हम भ्रष्टाचार को एकदम क्या करते हैं, टॉलरेट नहीं करते। न्यायपालिका से भ्रष्टाचार को क्या कीजिए, खत्म कीजिए। तो कौन लीड लेगा, इसकी लड़ाई चल रही है कि नहीं। और इसमें बेचारा हमारा एक जज क्या है, पीसा जाएगा, कौन, हमारे वर्मा साहब, है कि नहीं, ये चीजें। खैर, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो ये लिख लो कि जज को हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, पहला पॉइंट तो यही क्लियर करो, जज को हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। अगर राष्ट्रपति से कंपेयर करेंगे तो लगभग लगभग सिमिलर प्रावधान है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहां शुरू की जा सकती है? किसी भी सदन में, है ना, है ना। तो अगर अब चलो कंपेयर करते हुए चला जाएगा, एक जज को हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में क्या अंतर है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे ये जो लाइन में लिखवाया कि जज को हटाने के लिए आप किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, सिमिलर लाइन कहां लिखवाया है, राष्ट्रपति को हटाने वाले में भी, ठीक है ना। दूसरा मैंने क्या बताया कि कार्रवाई शुरू करने के लिए लिखो,
दूसरा पॉइंट लिखो, कार्यवाही शुरू करने के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य, इसको मैं शॉर्ट करवा देता हूं, लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य या 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 राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य, 50 सदस्यों की, ऐसे लिखना, 100 सदस्य या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ये समर्थन की आवश्यकता होती है। मतलब ये मत समझ लेना कि भैया एक ही प्रस्ताव पर दोनों कर रहे हैं समर्थन, इसका मतलब ये नहीं है। मैंने क्या बताया कि लोकसभा में लाना है तो 100, लोकसभा के 100, और राज्यसभा में लाना तो राज्यसभा के 50। अपने अपने सभापति को क्या देंगे, नोटिस। ये मत अब ऐसे लिखवा दे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई पूछे कि कितने सांसदों का समर्थन, तो 150 बोल देना कि सर 150, जिसमें से 100 किसके लोकसभा के और 50 किसके राज्यसभा के। ऐसा नहीं है। लोकसभा में लाना है तो लोकसभा के 100, और राज्यसभा में लाना है तो राज्यसभा के 50। राष्ट्रपति में क्या था क्राइटेरिया? अरे चुनाव नहीं करा रहे राष्ट्रपति का, हटा रहे हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें जो है कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता थी? अरे प्रभावी बहुमत, अरे बहुमत हम पूछ ही नहीं रहे। मैं बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शुरू करना है तो प्रस्ताव लाना होगा ना, उस प्रस्ताव का। हाँ तो प्रस्ताव लाने के लिए, हाँ तो तुमको क्या लग रहा था? हाँ तो बताओ, तुमको पता है 2/3 चाहिए? अरे मेजोरिटी पूछ रहे हैं, वही तो बात है। अभी तो बोला प्रस्ताव लाने के लिए, अभी तुम बता रहा है मेजोरिटी कितना? अरे 25%, 1/4 मेंबर, 25%, वहां नंबर नहीं है, देखो नहीं तो। एक राष्ट्रपति को हटाने के लिए अगर प्रस्ताव लाना है कहां पर, लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसके 25% यानी कि 1/4 मेंबर का क्या चाहिए, समर्थन है कि नहीं है? नहीं है? किसके पास नोट्स है पार्लियामेंट थी पूरा? देखो जाके राष्ट्रपति, अगर होगा तो तुमको मिलेगा क्या, सजाए मौत, है कि नहीं? तो दफा 302 ताजराते हिंद, है कि नहीं? 20 मैं बोल था कि 25% याद रखना या फिर 1/4 याद रखना, है कि नहीं? ये चीज है ना। इतना सा नोट्स लिखवा दिए कि मिल ही नहीं रहा है कि नहीं। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रक्रिया रिवीजन होता तो हमारे बिहार में एक बार चोरी बोला गया था ना कि एग्जाम में आप किताब लेके बैठ सकते हैं, है कि नहीं? तो उसे बोला गया कि भैया इतना चोरी बढ़ जाएगा, इसे चोरी बढ़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्या बोला गया है कि जो पढ़ा रहेगा बुक वही ना लिखेगा कि क्वेश्चन कहां से है, 1/4 है ना। तो 25% याद रखना, और 25% ही क्या होता है, 1/4। इसीलिए बोला कि कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है, नंबर है ना। तो लोकसभा में क्या है 100, और राज्यसभा में कितना, 50। ठीक है ना। तो तुम बोल रही है, कोई बोल रहा है 2/3, कोई बोल रहा है पूर्ण बहुमत, कोई बोल रहा है प्रभावी बहुमत, है कि नहीं? है ना। तो लाने के लिए कितना, 25%। वहां पर किसके लिए, याद रखना, जो लोग इस बार दे रहे हैं तो उनको तो कम से कम ये बताना ही चाहिए था आंसर, है कि नहीं? है ना। तो याद रखिएगा, यहां से अभी क्लियर कर दिया, जिंदगी में कभी नहीं भूलना, बता दे रहा हूं। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के प्रस्ताव को लाने के लिए उस सदन के 25% सदस्यों का क्या चाहिए, समर्थन होना चाहिए। और जज को हटाने का अगर प्रस्ताव लाना है तो संख्या है, लोकसभा में 100 है और राज्यसभा में कितना है, 50। ठीक है ना। अब जब आप मान लीजिए प्रस्ताव लेकर के जाएंगे, तो जो सभापति है या फिर क्या है, लोकसभा का स्पीकर है, उसके पास ये शक्ति है कि वो प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। क्योंकि अगर लगेगा कि नहीं, बस आ गए हैं झुंड बना करके, कोई जज के ऊपर कुछ है ही नहीं आरोप, इस तरह के आरोप मनगढ़ंत आरोप हैं,
तो हो सकता है कि लोकसभा का अध्यक्ष वहीं पर उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दे। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर 50 लोग साइन करके दे दें तो किसी भी जज के ऊपर प्रस्ताव क्या होगा, महाभियोग का प्रस्ताव शुरू हो जाएगा, यानी कि हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नहीं तो आए दिन कोई ना कोई 100 सांसद मिलकर के क्या करते हैं, हटा ही देते हैं। अभी चंचूड़ साहब को ही हटा देता बीजेपी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसी खारिज किए तो 100 बीजेपी, तो भाई उसमें 300 मेंबर था उसका, 100 मेंबर आता बोलता कि चंचूड़ को हटाओ, है कि नहीं। और वहां जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या करता, प्रस्ताव लेकर के आ जाता। इतना आसान नहीं है कि नहीं ये चीजें। एक तो आधार आपका लिखित है, क्या है, सिद्ध कदाचार या फिर क्या, अक्षमता। इस आधार पर तो किसी को आप महाभियोग नहीं कर सकते कि तुमने मेरी पार्टी के खिलाफ क्या किया है, आदेश जारी किया, तो हम लोग मिलकर के क्या करेंगे, तुम्हारे खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लेकर के आ जाएंगे। तो यही सबसे बचने के लिए संविधान में क्या लिखा हुआ है, 2 आधार लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो लिख लो, है ना, कि लोकसभा का अध्यक्ष या, अच्छा ऐसे लिखो, इतना 2 लिखने, पीठासीन अधिकारी लिखो, ठीक है ना। दोनों का अगर हमें नाम लिखने से बचना तो क्या लिख देंगे हम लोग, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या, अध्यक्ष। तो लिख लेना कि पीठासीन अधिकारी पीठासीन नहीं लिखने आता है अरे पी अठा, है ना अच्छा, पी में हर से इकार होगा, दीर्घिकार होगा, इधर से होगा, अच्छा। तो पीठा और सीन में इधर वाला, ठीक है, अच्छा इधर से होगा तो पीठा सीन अधिकारी, ठीक है ना। देखो तो सब बता दिया, तुमको पता ही नहीं है कि नहीं। तो पीठासीन का मतलब होता है अध्यक्ष, है कि नहीं। पीठासीन का मतलब क्या होता है, अध्यक्ष। तो पीठासीन अधिकारी द्वारा, ऐसे लिखना, पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है ना। तो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्ताव को, तो जैसे ही मैंने बोला पीठासीन अधिकारी मतलब लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का क्या, सभापति। तो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार जा सकता है किया जा सकता है। तो मान लो क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। अगर अस्वीकार मान लेंगे तब तो खत्म हो जाएगा टॉपिक यहीं पर, कि सर अस्वीकार कर लिया गया, हमारा महाभियोग क्या हो गया, खत्म। तो हम लोग खत्म थोड़ी करना, हमको तो पूरा प्रक्रिया करना है। तो मान लो अगर स्वीकार कर लिया गया तो ठीक है ना। तो मान के चलेंगे, है ना, लिखो, यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, लिखो, यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, तो सदन का अध्यक्ष, लिखो, अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन का अध्यक्ष, अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन का अध्यक्ष शिकायत की जांच के लिए, लिखो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सदन का अध्यक्ष शिकायत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति, शिकायत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करता है, करेंगे। 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे, 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे, ठीक। कहने का मतलब क्या है, लिख लिया ये। तो मैंने क्या बोला, मान लो एक प्रस्ताव आया, है ना, और वो प्रस्ताव क्या है, जज को हटाने का, ठीक है ना। और मान लो लोकसभा ने क्या कर दिया, इसको स्वीकार कर लिया। लोकसभा के 100 सांसद मिलकर के एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं, क्या, जज को हटाने का, और लोकसभा के स्पीकर ने क्या कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब है कि जो लोकसभा का स्पीकर है वो क्या करेगा, एक 3 मेंबर कमेटी का गठन किसके लिए करेगा, आरोपों की जांच करने के लिए। जो आरोप किस पर लगाए गए हैं, जज पर लगाए गए, क्योंकि सिद्ध कदाचार बोल रहा है। जब आप साबित करोगे तभी आप उस पर क्या कर सकते हो, आगे की कार्रवाई कर सकते हो। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे किसके उससे, कि राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं, तो आपने क्या देखा था कि वहां भी जांच की जाती है, जो राष्ट्रपति पर जो आरोप लगा है संविधान के उल्लंघन का, उसका जांच होता है। लेकिन वो जांच कौन कराता है, पहला सदन या दूसरा सदन,
दूसरा सदन कराता है। मतलब पहला सदन जब पारित कर दे और दूसरा सदन के पास जब जाएगा तो दूसरा सदन क्या करेगा, जांच समिति बनाएगा। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो सदन एक्सेप्ट कर रहा है क्या प्रस्ताव हटाने का, उसी सदन के द्वारा पहले ही क्या कराई जा रही है, जांच। और राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था कि जब सदन पहला सदन उसको स्वीकार कर लेता है और जब वो दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन क्या करता है, जांच के लिए एक समिति बनाता है और फिर वो राष्ट्रपति से पूछताछ करके फिर अंतिम में फैसला लेता है। लेकिन यहां पर क्या है कि जो सदन इसको एक्सेप्ट करेगा वही क्या करेगा, जांच के लिए समिति बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये चीजें तो याद रखना कि जैसे ही प्रस्ताव या तो लोकसभा या तो राज्यसभा जिस भी सदन के द्वारा क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, वो क्या करेगा, एक जांच समिति बनाएगा, ठीक है ना। अब एग्जाम में आप देखोगे पूछता है कि जो जांच समिति बनाई जाएगी किसके लिए, जांच करने के लिए, आरोपों की जांच करने के लिए, उसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, ठीक है ना। तो 3 मेंबर होते हैं। एक होगा आपका कहां का, सर्वोच्च न्यायालय से। अब वो सर्वोच्च न्यायालय से या तो उसका चीफ जस्टिस हो सकता है, और अगर चीफ जस्टिस को ही हटा रहे हैं तो कौन होगा, अन्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से कोई एक जज क्या होगा, इस समिति का मेंबर। पहला मेंबर कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है ना। पहला मेंबर कौन होगा, तो जैसे मैंने बोला कि 3 मेंबर कमिटी, तो एक मेंबर किससे होगा, सुप्रीम कोर्ट से। वो सुप्रीम कोर्ट से क्या हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और नहीं तो क्या, अदर जज, कोई अदर जज। दूसरा कौन होगा, हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का क्या, चीफ जस्टिस, ठीक है ना। किसी भी हाई कोर्ट का क्या, चीफ जस्टिस। और तीसरा व्यक्ति एक बाहरी व्यक्ति होगा जिसको बोलते हैं प्रतिष्ठित न्यायविद, या फिर प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति जिसको कि स्पीकर क्या करे या फिर सभापति क्या करे, उस समिति में रख दे। ये 3 लोग मिलकर के क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो आरोप लगा है उसकी क्या करते हैं, जांच। तो ये समिति का जो स्ट्रक्चर है ना, वो एग्जाम में आपसे पूछता है कि कौन कौन लोग होते हैं इसमें। तो समिति में कौन होंगे, तो मुख्य न्यायाधीश या क्या, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों में से कोई एक। दूसरा मैंने क्या बोला, उच्च न्यायालय का, किसी भी उच्च न्यायालय का क्या, मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा क्या होगा, एक प्रतिष्ठित न्यायविद, रिटायरमेंट जज। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से कोई एक जो काम कर रहा है, जो ये रिटायरमेंट को कहां रखेंगे, एक प्रतिष्ठित न्यायविद बोल रहा है। तो प्रतिष्ठित न्यायविद कौन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई जो प्रेजेंट में मेंबर नहीं, कौन है, रिटायर्ड कोई व्यक्ति होगा, कोई बाहरी क्या होगा, वकील हो सकता है उसको। तो अगर किसी रिटायरमेंट जज को रखना है, रिटायर्ड हुआ जज को रखना है, तो उसको कहां रखेंगे, प्रतिष्ठित न्यायविद वाले में, ठीक है ना। यहां पर बोल रहा है कि मुख्य न्यायाधीश जो कार्यरत है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का क्या, कोई कार्यरत न्यायाधीशों में से कोई एक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा क्या बोल रहा है, एक प्रतिष्ठित न्यायविद। तो इसमें किसी रिटायर्ड जज को लेकर के आ जाएंगे। कानून का जानकार का मतलब क्या, जज से ज्यादा जानकार किसको हो सकता है, तो वो कोई भी हो सकता है, वो रिटायर्ड जज भी हो सकता है, कोई प्राइवेट बड़ा वकील भी हो सकता है जो कि क्या है, कानून का जानकार है, ठीक है ना। ये चीजें तो लिख लो कि समिति की संरचना, पहले ये लिख लिया कि शिकायत के लिए 3 सदस्यीय समिति की गठन करेंगे, ये तो लिख लिया ना, है ना। अब लिख लो समिति का संरचना। तो समिति की संरचना, तो ये 3 पॉइंट हमें वहां पर लिखने हैं, और यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, समिति की संरचना। तो लिख लेना मुख्य न्यायाधीश, या क्या लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा क्या है, एक प्रतिष्ठित न्यायाविद। ठीक है, ये चीजें तो मतलब ये है कि एक समिति बनाई जाएगी, और तीनों के तीनों क्या है, कानून के जानकार हैं, और ये समिति क्या करेगी, शुरू में जांच करेगी। अब जांच में
जो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि आरोपी को भी क्या देंगे, अपनी बात रखने का मौका। तो यहां पर उस जज को भी बुलाया जा सकता है, अगर वो इस समिति के सामने उपस्थित होकर अपनी बातों को रखना चाहता है तो अपनी बातों को क्या कर सकता है, रख सकता है। तो क्या बोल रहा है कि आरोपी के की प्रति एक प्रति न्यायाधीश को भी, अच्छा, आरोपों की एक प्रति न्यायाधीश को भेज जाएगी जो एक लिखित बचाव प्रस्तुत कर सकता है। मतलब लिखित रूप से क्या कर सकता है, अपना बचाव, मतलब अपना जो उत्तर है वो क्या कर सकता है, समिति के सामने पेश कर सकता है। ठीक है ना, तो लिख लेना, है ना, कि आरोपों की एक प्रति, प्रति मतलब क्या है, कॉपी, प्रति का मतलब यहां पर क्या है, फोटोकॉपी। आरोपों की एक प्रति मतलब एक कॉपी लिख लो, और क्या। आरोपों की सूचना लिख दो, है ना। तो आरोपों की एक प्रति न्यायाधीश को भेजी जाएगी जो एक लिखित बचाव प्रस्तुत कर सकता है। इसका मतलब आपको यह समझना है, क्वेश्चन ये पूछेगा क्या जब आरोपों की जांच होती है तो क्या न्यायाधीश को अपनी बात रखने का मौका मिलता है कि नहीं, क्वेश्चन ये बनेगा, है कि नहीं। तो आप यहां पर बताएं कि उसको भी अपनी बात रखने का क्या मिलता है, मौका, जैसे राष्ट्रपति को भी मौका देते हैं अपनी बात रखने का। ठीक है ना, ये चीज है ना। लिख लो, आगे लिख लो कि समिति की, समिति अपना रिपोर्ट, ऐसे लिखना, समिति अपना रिपोर्ट, समिति अपना रिपोर्ट, समिति अपना रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी को, अध्यक्ष या सभापति की जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग, पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, पीठासीन अधिकारी को, है ना, प्रस्तुत करेगा। मान लो लोकसभा है तो उसमें अध्यक्ष, राज्यसभा है तो क्या, सभापति, इसलिए हम लोग सीधे क्या लिखेंगे, पीठासीन अधिकारी को। और फिर पीठासीन अधिकारी क्या करेगा, उस रिपोर्ट को उस सदन में प्रस्तुत कर देगा, और फिर पीठासीन अधिकारी द्वारा उस रिपोर्ट को, और फिर पीठासीन अधिकारी द्वारा उस रिपोर्ट को संसद नहीं, सदन के समक्ष, संसद तो मतलब दोनों हो गया ना, तो अभी तो मान लो कोई एक सदन में चर्चा हो रही है तो सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है ना, करेगा। ठीक है, तो रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट को क्या किया, है ना, संसद के संबंधित सदन, तो सीधे लिखो ना, सदन में क्या करेगा, प्रस्तुत। तो सदन का मतलब क्या, अगर लोकसभा है तो लोकसभा में, और राज्यसभा है तो राज्यसभा में, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति ये पीठासीन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट को सदन में, संबंधित सदन में क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो अब मान लो रिपोर्ट का सारा रिपोर्ट मिल गया, अब रिपोर्ट में या तो रहेगा कि एविडेंस मिला है या फिर एविडेंस नहीं मिला है, जो भी है अब उस सदन के ऊपर है कि वो क्या करता है। तो मान लो लोकसभा में रिपोर्ट आ गई, है ना, अब लोकसभा क्या करेगा, चर्चा करेगा, वोटिंग होगी, और वोटिंग में अगर विशेष बहुमत से क्या हो गया, इसको पारित कर दिया गया, तो क्या माना जाएगा कि लोकसभा ने एक्सेप्ट कर लिया है कि क्या किया है, उस न्यायाधीश ने जो आरोप लगे हैं उस पर क्या है, सही है। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर विशेष बहुमत कौन सा, जो राष्ट्रपति में लगता है वही विशेष बहुमत, या फिर दूसरा उपस्थित और मतदान करने वाला का 2/3, और कुछ प्रभावी बहुमत से ज्यादा, प्रभावी बहुमत से ज्यादा कि वो पूर्ण बहुमत से ज्यादा, पूर्ण बहुमत से ज्यादा, है ना, सबका अलग अलग मतलब है। तो याद रखिएगा कि यहां पर जो विशेष बहुमत है और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो विशेष बहुमत है, दोनों में अंतर है। राष्ट्रपति में क्या पढ़ के आ रहे थे कि राष्ट्रपति में क्या पढ़ के आ रहे हैं, सदन का 2/3, कोई मतलब नहीं कि आप कितने उपस्थित हैं कितने नहीं, 543 का 2/3, उतना +1 उतना वोट मिलेगा तभी राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो वहां पर विशेष बहुमत अलग है। यहां पर जो विशेष बहुमत वो क्या है, उपस्थित और मतदान करने वालों का क्या, 2/3, जो कि उस सदन के पूर्ण बहुमत से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। याद रखिएगा, दोनों का अंतर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो लिख लेना कि देखो, है ना,
तो लिख लो रिपोर्ट मिलने के बाद, रिपोर्ट मिलने के बाद अगर, लिखो रिपोर्ट मिलने के बाद अगर, अगर संसद द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, ऐसे लिखो, रिपोर्ट मिलने के बाद संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, प्रत्येक सदन द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा किया जाएगा, हटाने के प्रस्ताव पर है ना, प्रस्ताव पर चर्चा किया जाएगा, और अगर, और अगर दोनों सदन, लिखो अगर दोनों सदन विशेष बहुमत से, अगर दोनों सदन विशेष बहुमत से, और ब्रैकेट क्लोज कर ओपन करके लिखना, विशेष बहुमत का मतलब क्या, मैंने क्या लिखवाया, विशेष बहुमत से, और यहां पर मैं बोल रहा हूं कि विशेष बहुमत का मतलब आपको समझना होगा। तो विशेष बहुमत कौन सा, तो क्या लिखोगे कि, है ना, उस ऐसे लिखना, उस सदन के विशेष बहुमत का मतलब क्या, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, लिखो ब्रैकेट ओपन करो और लिखो उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 से ज्यादा, से ज्यादा जो, से ज्यादा जो, जो हम बता रहे हैं वो लिखो, जो उस सदन के, जो उस सदन के पूर्ण बहुमत से अधिक हो, जो उस सदन के पूर्ण बहुमत से अधिक हो, जो उस सदन के पूर्ण बहुमत से अधिक हो।